आपदा किसको कहा गया है? आपदा कहा गया है कि जब अपूज्य जो है, जो गलत है, उसकी प्रतिष्ठा होने लग जाए। अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानाम तु व्यतिक्रम, और जो पूजनीय हैं उसका व्यतिक्रम होने लग जाए। उसको होटल रिसोर्ट्स और आप बाजार बना दो, धामों को दाम बना दें। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, तब वहाँ 3 बातें घटित होती हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये है आपका। ये चरित्र विकास का, जिसको आप ये विकास कहते हैं, ये आसुरिक है। विकास और विनाश के मध्य एक, जिसको कहें स्पष्ट और पर किंतु पतली जो रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं लोभ और लालच में। उत्तराखंड के और सरकार में भी तमाम सब लोग सुन ले और विचार करें, एक भी गांव नदी के किनारे, गाड़ गदेरों के किनारे नहीं बसा। व्यवस्था रही, ग्लेशियर, बुग्याल, जंगल, फिर गांव, फिर खेत खलियान नीचे, फिर सेरे, और फिर ये सब पूरी व्यवस्था रही। धराली भी जो कहा, धराली ये जो बसा, ये तो केवल जो कमर्शियल पर्पस के लिए मार्केट डेवलप कर लिया था। गांव सुरक्षित है। देखो, आप पहले हिमालय को जो है रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से देखना बंद करिए, क्योंकि हिमालय जो इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है इस देश को, वही इतनी अधिक हैं कि आप रेवेन्यू के तौर से उसके इकोसिस्टम को बिगाड़ने को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमारी रिकमेंडेशंस को जो है वो फिर से जो है उनके ऊपर कुछ मीन मेक निकाला जाए और अनुकूल नहीं बैठ रही हैं पावर प्रोजेक्ट्स और विकास के क्रम में, तो एक और कमेटी बनाई जाए। तो एक और कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने भी बोल दिया भैया सही बोला है, पिछले वाले इनको तो फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, इनके क्लियरेंस तो सब पुराने हो चुके हैं। उस कमेटी का भी बात जो है सरकार के गले नहीं उतरी, तो फिर एक और कमेटी बनाई। तो जब तक आप कमेटी बनाते हैं, जब तक आपके मन अनुकूल जो आप चाहते हैं वो सूट ना कर जाए। अभी तक उत्तराखंड सरकार ने सारी नदियों के फ्लड प्लेन जोनेशन नहीं किए हैं। इस एक्ट के मुताबिक आप विगत 25 वर्ष में जो मैक्सिमम फ्लड आया है और आने वाले 100 साल में जो मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड है, उन क्षेत्रों को नदी के फ्लड प्लेन के रूप में चिन्हित करेंगे। जहाँ फ्लड जोन हो भी गए हैं, वहाँ उसकी मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ मार्क कर दिए, लोग बना रहे हैं। उत्तरकाशी में ही केस 1.5 साल से लंबित पड़े हुए हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा शंखनाद के बिना नहीं होती, लेकिन बद्रीनाथ में शंख ध्वनि प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि भाई उच्च हिमालय क्षेत्र में ऋषिगण शांत ध्यान उसमें हैं, समाधि में हैं, उनको जो है विक्षुब्धता होगी, डिस्टर्ब होंगे, इसलिए ऐसा कार्य ना किया जाए। जो एक लाइन है जो उच्च हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है और सबसे अधिक भूगर्भीय हलचलों वाला क्षेत्र है, उसको आप एक लक्ष्मण रेखा मान लीजिए। और इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर भारी गतिविधियां तो बिल्कुल आप इसको मान लीजिए नहीं करना है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को होय बेगही नाश। नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। बारामासा पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड को थोड़ा धैर्य से और थोड़ा इत्मीनान से आप सभी लोगों से सुनने की मेरी विशेष अपील है, क्योंकि आज के एपिसोड में वो तमाम बातें होंगी जिनसे ये समझ में आएगा कि कैसे सरकारों की एक तरह से क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है, जो धराली जैसी आपदाओं में होने वाले नुकसान को मैसिवली बढ़ा देती है। न्यू ईयर हिमालयाज़ में हम लोग रहते हैं। यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट से लेकर लैंडस्लाइड से लेकर ये तमाम चीज़ें रोकी नहीं जा सकती, लेकिन इनसे होने वाले नुकसान को बहुत बहुत हद तक कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। और तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम कमिटीज़ ये लगातार संस्तुति करती रहती हैं कि उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, लेकिन उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है जो हमने अभी धराली में देखा। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बात करने के लिए हेमंत ध्यानी जी हैं। डॉक्टर हेमंत ध्यानी, आपका बहुत बहुत स्वागत बारामासा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। डॉक्टर हेमंत ध्यानी जो 2013 की आपदा आई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपर्ट बॉडी बनाई थी उसके सदस्य रह चुके हैं। 2019 में जो हाई पावर कमेटी बनी थी चारधाम परियोजना रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट को लेकर, उसके सदस्य रह चुके हैं और लंबे समय से एनवायरमेंटल कंसर्न्स पर बहुत मुखरता से अपनी बात रखते रहे हैं। डॉक्टर ध्यानी, सबसे पहले तो अभी एक रीसेंट पेपर, इसका हमने कल भी जिक्र किया, जो डॉक्टर नवीन जुयाल और आपने ये रिलीज़ किया है,
ये धराली को सेंटर में रखते हुए इस पेपर का सबसे पहले क्रक्स बताइएगा कि इसका क्रक्स क्या है। इसमें इसका जो मुख्य सारांश है जी। वो यही है कि इसकी संवेदनशीलता, इन क्षेत्रों की संवेदनशीलता के बारे में हम बार बार चेताते रहे हैं। और भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, क्योंकि जहाँ ये आपदा घटित हुई है गौमुख से उत्तरकाशी, ये भारत सरकार द्वारा नोटिफाइड इको सेंसिटिव जोन का क्षेत्र है। तो यहाँ पर तमाम तरीके से गतिविधियों को जो है श्रेणीबद्ध किया गया कि भाई क्या तो बिल्कुल नहीं होनी है, क्या रेगुलेटेड ढंग से होनी है और क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं। ऐसे तमाम प्रावधान इसमें रखे गए थे कि जिनमें कहा गया था कि भाई आप ऐसी क्षेत्रों को चयनित करोगे, खासकर नदी नालों के किनारे, जहाँ निर्माण बिल्कुल ही प्रतिबंधित किए जाएं, कंप्लीट बैन हो। इस तरीके के प्रोविजंस इसमें किए गए थे। उन सारी कमिटीज़ में भी हम थे, समय समय पर ये सारी बातें उठाते रहे थे। इसके मास्टर प्लान के लिए जो भारत सरकार द्वारा एक कमेटी गठित की थी, वहाँ पर भी हम थे और यहाँ हमने ये बात उठाई थी कि कैरिंग कैपेसिटी बेस्ड मास्टर प्लान हो, इन सारी चीज़ों में गो और नो गो एरिया आइडेंटिफाई किए जाएं जहाँ पर बहुत बुनियादी काम होने हैं। लेकिन ये सारी संज्ञान जो है कहीं जगह, अधिकांश जगह तो नज़रअंदाजी किए गए और जहाँ कुछ संज्ञान लिया भी तो वो बहुत उसका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन लंबित होता रहा। उसका एक उदाहरण ये भी है कि सरकार ने माना हाँ चलो भाई, एनजीटी ने भी कहा था कि हम नदी के मध्य से 100 मीटर तक तो नो कंस्ट्रक्शन रखेंगे, पर खीर गंगा में आप देख लीजिए जहाँ ये आपदा आई, अगर 100 मीटर तक भी निर्माण पर प्रतिबंध की वो जो मिनिमम शर्त थी उसका पालन होता तो काफ़ी हद तक जो है नए निर्माण रुकते और जो जान माल की जो क्षति हुई है वो काफ़ी हद बहुत ज़्यादा कम होती। कम और ये वाला जो आपने प्रोविजन बताया नदी के सेंटर से 100 मीटर, ये मेन ट्रिब्यूटरीज के लिए भी होता है या सिर्फ मुख्य? सबके लिए। जो हमारा जो फ्लड जोनिंग एक्ट है जो राज्य सरकार लाई थी स्वयं, वहाँ रिवर की डेफिनेशन में ये स्पष्ट है, रिवर मीन्स रिवर के साथ इट इंक्लूड्स इट्स ऑल ट्रिब्यूटरीज, तो नदी और उसकी समस्त धाराएं उनके ऊपर। और इस पर भारत सरकार, राज्य सरकार ने जीओ भी जारी किया था। पर बात है उसको इम्प्लीमेंटेशन की। तो यही बात हमने पेपर में अपने जो रिसर्च, ये जो नोट भेजा उसमें उठाई हैं कि देखिए भाई ये बातें हैं जो एज पर लॉ ऑलरेडी स्टेब्लिश बाय लॉ ये प्रोविजंस थे और हम तो कहते ही रहे थे। तमाम कमिटीज़ में हमने बात उठाई थी 2013 केदारनाथ की आपदा के बाद, चाहे 2019-20 में जो हाई पावर्ड कमेटी चारधाम समिति की, और फिर हमने भागीरथी इको जोन में ये भी कहा था कि देखिए इन क्षेत्रों में ये संवेदनशील क्षेत्र हैं, खासकर चारधाम चौड़ीकरण का काम अब यहाँ होना है। और जिस धराली क्षेत्र में आपदा आई, अगर आप देखें तो उसी स्ट्रेच में कम से कम 10-15 किलोमीटर के एरिया में 6000 से ऊपर देवदार के पेड़ जो है आपने चिन्हित किए थे। अपर हिल साइड की आप एक मुश्त रोड का चौड़ीकरण करेंगे और जिसका हमने बिल्कुल पुरजोर विरोध किया था। इसके ऊपर आपत्ति दर्ज की थी कि भाई ऐसा करेंगे तो आप यहाँ लैंडस्लाइड्स और फिर से आपदा को ट्रिगर करेंगे। तो हमने वो सारे अल्टरनेट प्लान दिए थे। इन स्ट्रीम्स के बारे में हमने बताया था कि देखिए इन स्ट्रीम्स में इस तरीके का जो है ग्लेशियर गतिविधियों के कारण इनका बढ़ना लाजमी है, इसलिए जो पहले आप लोगों का प्लान है कि आप वहीं से ही रोड को कंटिन्यू रखेंगे, हमने कहा नहीं, आप इनको बाईपास करिए फ्लाईओवर बनाकर। आप कम से कम जो है पेड़ों की क्षति के बिना आप ये देखिए कि भी आपकी आराम से 2 गाड़ियां पार हो जाएं। आप फ्लेक्सिबल अप्रोच लीजिए, साइट स्पेसिफिक अप्रोच लीजिए। इस तरह से हमने किलोमीटर वाइज प्लान ये सब दिए थे। तो वही सब चीज़ें जो हैं हमने, और वो चीज़ें बिल्कुल ही किनारे डाल दी गई लास्ट ईयर। और अभी संज्ञान में आ रहा था कि बस वही पुराने ढर्रे पर जिस ढंग से करा, इन सड़कों पर भी कार्य चौड़ीकरण का होना जाना था। तो ये चीज़ों पर सरकार को फिर से एक संवेदनशील अपील के तौर से ये 2 बुनियादी बातें हमने उठाई। और इको सेंसिटिव जोन के उसमें हमने ये भी कहा कि भाई आप इस इको सेंसिटिव जोन को एक विजनरी डॉक्यूमेंट मानिए, इसको पहले यहाँ इसकी ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करिए और फिर भविष्य में हिमालय, जो कि इस पूरे देश की धरोहर है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है, हमारी वाटर फूड सिक्योरिटी इससे जुड़ी हुई है, इतना महान, और हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पूरी विरासत धरोहर यहाँ से निकली हैं। तो आप इन सारे स्ट्रेचेस को जो है इको सेंसिटिव जोन राइट फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश करिए। ये एक विजनरी प्लान होगा और देश के लिए ये आपकी सच्ची सेवा होगी। अन्यथा अभी क्या हो रहा है, अभी तो हर तरीके से उसको जो है
टूरिज्म के नाम से या Exploit रेवेन्यू जनरेशन के नाम से हर तरीके से लादा जा रहा है, दोहन किया ये वो डिटेल डीपीआर है जिसका जिक्र अभी डॉक्टर ध्यानी कर रहे हैं, जो स्पेशली इको सेंसिटिव जोन भागीरथी के लिए बनाई गई थी। इसके अभी प्रोविजंस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ध्यानी, जैसे एक पॉइंट तो आपने पिन पॉइंट किया कि एक प्रोविजन तो अगर यही मान लिया गया होता कि नदी के सेंटर से और 100 मीटर दूरी तक कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं किए जाएँ, और यदि ये भागीरथी में भी और जो खीर गंगा है दोनों में अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो ये सही बात है कि मतलब जितना नुकसान हुआ है शायद 90% कम होता वो नुकसान। ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स जिनके बारे में आप लोगों ने पहले सजेस्ट किया हो और जो दिखा हो कि अगर वो भी होता तो नुकसान कम किया जा सकता था, जैसे एक पॉइंट तो अलार्म सिस्टम का ही है। ऐसे ही कुछ और पॉइंट जो रिकमेंड किए हों हाई पावर कमेटी ने इन सेंसिटिव जोन्स के लिए। अगर आप देखें तो जब ये सारी बात उठी थी और इन आपदाओं का क्रम हम ठीक अधिक पहले नहीं 15 वर्ष पहले जाएं, जब से ये इंटेंसिटी बढ़ने लगी, हमने देखा तो 2010 में सितंबर मास में 21-22 सितंबर में बड़ी तेज़ बारिश हुई और टिहरी बांध जो अथॉरिटी है उनके हाथ पैर फूल गए थे और काफ़ी पानी रिलीज़ करना पड़ा था। देवप्रयाग तक का क्षेत्र खाली करा दिया था और हरिद्वार के कुछ क्षेत्र जो है, निचले क्षेत्र जो है वो लगभग डूबने की कगार पर आ गए थे। और पीछे जो है बैक फ्लो टिहरी डैम का 4400 तक के, इससे पीछे तक वो एरिया जो है वो ओवरफ्लो हो गया था और मनेरी भाली 2 जो बांध है उसके पावर हाउस में तक टिहरी बांध का पानी घुस गया था। तो 2010 में, और वो तो संयोग रही, कृपा रही देवों की, इंद्रदेव की, कि वो वर्षा थम गई। अन्यथा सितंबर मास में जब ऑलरेडी टिहरी बांध पूरा भरा हुआ था, वो बांध कहाँ संभालता उस पानी को। तो ये स्थिति खड़ी हुई थी और उसी समय जो है साथ साथ में उस समय प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब नीति आयोग है। प्लानिंग कमीशन में हिमालय के ऊपर एक विशेष टास्क फोर्स कमेटी बनी। जीबी मुखर्जी साहब उसके अध्यक्ष थे और उन्होंने रिपोर्ट में बड़ी विजनरी बातें कही कुछ, और बहुत बुनियादी बातें ही हैं वो। उन्होंने ये बात कहा कि भाई देखो, आप पहले हिमालय को जो है रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से देखना बंद करिए, क्योंकि हिमालय जो इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है इस देश को वही इतनी अधिक हैं कि आप रेवेन्यू के तौर से उसके इकोसिस्टम को बिगाड़ने को जस्टिफाई नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि हिमालय में आप जाओ तो ये मत देखो, आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी नहीं, आपको उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा आप स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल एनालिसिस करिए, स्ट्रेटेजिकली देखिए कि भाई आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ चाहिए, उस ढंग से आप ये रखिए। हम भी ये बात कहते हैं कि हिमालय जितना दे रहा है वो बहुत है देश को और अन्य सारी सब जगह को, तो उसका ऋण के लिए, ऋण उतारने के तौर से प्रस्तुत करना चाहिए कि चलो भाई हम ग्रीन बोनस कर दें। इन घाटियों की आप भूल जाए, माना पूरा हिमालय एक क्षण आप छोड़िए, इस 4 धाम घाटी लीजिए। उत्तरकाशी, ये गंगोत्री घाटी की जो पॉपुलेशन है हार्डली 60,000 है, इंक्लूड 60-70 हज़ार इंक्लूडिंग उत्तरकाशी शहर। ऐसे ही आप रुद्रप्रयाग मान लिए, ऐसे ही आप जो है अलकनंदा घाटी मान लीजिए, इधर यमुना मान लीजिए, उधर काली तक मान लीजिए। ये पूरा जो गंगा का जो और यमुना का जो कैचमेंट है हिमालय क्षेत्र, हार्डली 3-4 लाख पॉपुलेशन है। आप ग्रीन बोनस के तौर से तमाम सब्सिडाइज्ड सोलर ये कर सकते हैं ताकि लोग सेल्फ रिलायंट तरीके से और अपने जीविकोपार्जन को ये कर सकें। इस पे बात करना बहुत जरूरी भी है डॉक्टर ध्यानी। ये तब से ही ये बात शुरू हो गई थी 2010 से। मैं आपका ध्यान 2010 पे ले जा रहा हूँ, फिर मैं उन वार्निंग्स पे आऊँगा। मैं थोड़ा भूमिका रखना ये आवश्यक है कि तब से ये बात हो गई थी कि आप रेवेन्यू जनरेशन के, कि अब हमें, क्योंकि तब वो बात थी जब केवल इस गंगा के क्षेत्र पे ही 400 से ऊपर बांध परियोजनाएं जो है सरकार बनाना चाह रही थी। 400 से ऊपर, 70 तो केवल गंगा और अलकनंदा के ही कैचमेंट में थी, भागीरथी और अलकनंदा के कैचमेंट में 70 बांध परियोजनाएं। ये उस समय की बात है जब हर गाड़ गदेरे, हर नाले पर हमने बांध कर दिए थे। और अब आप देख लीजिए उसके बाद से सारे गाड़ गदेरों में एक क्लाउड बस्ट हो रहे हैं। क्लाउड बस्ट मेन ग्लेशियर से हार्डली ऐसे एवलांची ट्रिगर होते हैं, वरना आप क्लाउड बस्ट अगर देखें तो वो सारी ट्रिब्यूटरीज में हो रहे हैं और वो ट्रिब्यूटरीज से फ्लैश फ्लड लाके कंट्रीब्यूट करते हैं मुख्य धारा में, मुख्य नदी में। तो क्या बच पाते कोई भी बांध? और उस समय की आप लिस्ट अगर सूची निकाले तो ये उस समय ये दृष्टिकोण था विकास के नाम पर। और नया राज्य है तो था कि भाई पानी और जवानी तो बर्बाद हो रहा है, बांधो। हर जगह पानी को, हर जगह बांध बनाने का था। तो तब उस समय ये एक रिपोर्ट आई थी, एक इंटरवेंशन था प्लानिंग कमीशन का कि भाई इस दृष्टि से देखना बंद करें, पर वो नज़रअंदाज रहा।
तभी ये बात, उसी समय ये संघर्ष चल रहा था भागीरथी घाटी में कि हम लोग ये बात उठा रहे थे कि भाई आपने भागीरथी को बिल्कुल गंगोत्री तक बांधने का सोच दिया है, टिहरी हो गया, मनेरी हो गया, क्या गंगा जी का 100 किलोमीटर जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, जो इतनी प्रमुख नदी है, जिसकी इतनी मान्यता है, हमारे सांस्कृतिक रूप से भी जो पहचान है भारत की, इसको 100 किलोमीटर भी ना बहने देंगे। पाला मनेरी, लोहारीनाग पाला से लेके भैरव घाटी तक बम्पर टू बम्पर 4-5 परियोजनाएं प्रस्तावित थी और दो निर्माणाधीन थी, लोहारीनाग पाला और पालामन। तो उस समय ये विजन गया और तब 2010 में ये एक और विजनरी पहल हुई कि सरकार ने ये सारी बांध परियोजनाएं निरस्त की और उसके पीछे कारण पर्यावरण को नहीं दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कई लोग बोलते हैं कि पर्यावरण का तो नुकसान हो गया था, क्यों नहीं, कारण दिया कि ये गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, इसलिए हम इसको रद्द कर रहे हैं सारे बांधों को और इस पूरी घाटी को भागीरथी इको सेंसिटिव जोन हम घोषित करने जा रहे हैं। तो ये एक पहल हुई और वो इम्प्लीमेंट भी हुआ। 2012 में ये नोटिफिकेशन निकला जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा था। तब ये बात उठी कि भाई ये बात तो ये ली है, लेकिन अन्य सारी घाटियों में भी ऐसी ही संवेदनशीलता है, क्योंकि अलकनंदा घाटी पर ये सारी बातें बांध बन रहे थे, यमुना जी पर हो रहा था, अन्य जो है कुमाऊं की तरफ सारी घाटियों में जो है इस तरीके का सारा प्रयास जो है वो जारी था विकास के नाम पर। तो तब ये बात हुई कि अन्य जगह पर भी किस ढंग से हो, इस पर कमेटी बनी तो उसमें एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बना था जो अंतर मंत्रालय समूह। तो उसने 2013 में कहा था कि हाँ भाई इतने तो बन गए हैं, अगर ये बनते हैं ये बांध, तो उस समय कह दिया था कि 80% गंगा जो है अपनी समस्त जलधाराओं के साथ क्षत विक्षत हो जाएगी, या तो टनलों में या तो झीलों में हो जाएगी। ये सारी बात उस समय निकल के आई और उस समय उन अंतर मंत्रालय समूह ने भी ये कहा कि कम से कम जो 6 धाराएं हैं, ऊपर की 6 धाराएं जिनमें एक धौली गंगा का भी अपर स्ट्रेच है और अन्य कुछ धाराएं थी, उनको आप कम से कम प्रिस्टीन छोड़िए, उन पे कोई छेड़छाड़ नहीं करिए। तो ये विजनरी बातें निकल के आ रही थी। 2012 में उस समय हमने ऊखीमठ की तबाही और असी गंगा की बाढ़ देखी थी, दस्तक दे चुकी थी। असी गंगा और ऊखीमठ की बाढ़ ने दस्तक दे चुका था और ये सारी बातें उठ रही थी। ब्लास्टिंग बैन होनी चाहिए, उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट भी ये सारी बात कर रहा था। 2010 में जोशीमठ में जो टनल थी वो बांध भी बन रहा था एनटीपीसी का, वो टनल पंक्चर हो चुकी थी, वो एक बड़ी घटना सामने आ चुकी थी। तो ये दस्तक शुरू हो चुकी थी और उसके बाद आई प्रलय 2013 की, और 2013 की जो प्रलय आई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तब स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का एक केस वहाँ पर ऑलरेडी विचाराधीन था और तब एक्सपर्ट बॉडी का गठन किया गया और उनको ये कहा गया कि आप जाके देखिए। तो उस एक्सपर्ट बॉडी में मुझे भी सहभागिता का अवसर मिला और तब हमने ये पूरा का पूरा अध्ययन किया और उस समय उन्होंने कहा आप ये तो बताइए कि कितना डैमेज हो गया है इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल, ये भी बताइए कि हिमालय नीति के तौर से क्या मसौदा होना चाहिए उत्तराखंड के दृष्टिगत। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य दिखा। तो तब हमने जब ये पूरा अध्ययन किया तो उस समय ये सारी बात जो निकल के आई उसमें 2-3 मुख्य बातें थी। उसमें ये तो बात थी ही एक फाइंडिंग जिसको पर्यावरण मंत्रालय ने भी बाद में स्वीकारा सुप्रीम कोर्ट में, कि सबसे अधिक नुकसान उस समय उन क्षेत्रों में हुआ जो इन बांध परियोजनाओं के इर्द गिर्द या इमीडिएट डाउन स्ट्रीम में थे। तो अर्थात बांधों ने इसको एग्रेवेट किया, जिसको माना। सेकेंड बात जो हमने कही थी कि भाई ये जो ऊपरी अब ये जो ग्लेशियर और ये जो क्लाइमेट चेंज की जो गतिविधियां बढ़ रही हैं, जो पैराग्लेशियल जोन्स हैं, जो ऊपरी क्षेत्र में जो ग्लेशियर के छूटे हुए अवसाद हैं, बारिश, क्योंकि केदारनाथ में भारी बारिश का इरेटिक रेनफॉल और बारिश का जो पैटर्न है, क्योंकि वो जो लाइन थी कि भाई 3000 मीटर से ऊपर बारिश ही नहीं होती थी, वो तो हल्का शावर होता था। अब 4000 मीटर तक जो है वर्षा होने लगी है, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी हैं। तो वो मोटी बूंदें जब गिरेंगी और इस तरीके से मूसलाधार बारिश का रूप लेंगी तो वो ट्रिगर होगा, वो सारा पैराग्लेशियल सेडिमेंट ट्रिगर होगा और वो नीचे तबाही मचाएगा। तो हमने उस समय ये बात उठाई थी कि MCT जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो एक लाइन है जो उच्च हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है और सबसे अधिक भूगर्भीय हलचलों वाला क्षेत्र है, उसको आप एक लक्ष्मण रेखा मान लीजिए। और इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर भारी गतिविधियां तो बिल्कुल आप इसको मान लीजिए नहीं करना है और सारी चीज़ें नियंत्रित होनी चाहिए। बड़ा सरल। नंबर 1। नंबर 2 कि बहुत कुछ आपने इस MCT के ऊपर कर ही दिया है, आपने JP का बांध बना ही दिया है, आपने अन्य कुछ गतिविधियां कर, तो आप वहाँ पर जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम जो पहले से ही इस तरीके का जो है चेतावनी दे सकें वो लगाएं। और इसके लिए हमने कहा था कि आने वाले मॉनसून से पहले लगा दो, यानी कि जून 2014 से पहले आप ये लगा दीजिए, ये सब लगा दीजिए।
तो ये सारी बातें कह के हमने स्पेशली जहाँ पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे। हाँ, पावर प्रोजेक्ट्स में तो स्पेशली, पर ऊपर जहाँ पर भी ये पैराग्लेशियर, जहाँ से भी ये सारा खतरा है, क्योंकि तब एक बात उठती थी कि लोगों ने पावर प्रोजेक्ट्स अपनी सफाई में ये सारी बात कर रहे थे, क्योंकि उस समय आप देखिए जेपी का पावर प्रोजेक्ट पूरा बह गया था, विष्णुप्रयाग प्रोजेक्ट। सिंगोली भटवाड़ी जिसको लैंको बना रहा था, जो अभी बना, वो पूरा का पूरा उसका पावर हाउस तबाह हो गया था। लैंको नहीं, LNT। और लैंको का प्रोजेक्ट जो ऊपर सोनप्रयाग के नीचे जो सीतापुर में जो बैराज बना है, वो प्रोजेक्ट फाटा ब्यूंग जिसको बोलते हैं, वो फाटा ब्यूंग प्रोजेक्ट तो पूरा का दफन हो गया था, पूरा का पूरा। तो तब ये बात होती थी कि वो कहते थे कि प्रोजेक्ट को, कि भी हमें तो पता ही नहीं चला कि इतना क्विक रिस्पॉन्स है, कि तो हमें तो समझने का मौका नहीं मिला ये। तो तब ये बात थी कि हाँ भाई, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपको पता चल जाए क्या करना है। आपने बात आई कि गेट पूरे क्यों नहीं खुले थे जेपी के, ये कि जी इतना क्विक रिस्पांस था कि हमें समझने का मौका नहीं तुरंत जब तक। तो इन सब चीज़ों में क्या किया जाए, या नीचे भी क्या, तो वही निश्चित रूप से वो एक स्वाभाविक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि हम इस चीज़ की अनुशंसा करते कि आपको एक रियल टाइम फ्लड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है आपको डेवलप करना है, और वो चीज़ वहाँ लगानी है जो हमने कही और कहा कि जुलाई 2014 से पहले आप लगा दीजिए। नहीं हुआ, 7 साल फिर हुआ क्या कि ये सारी रिकमेंडेशंस हमने दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज प्रोजेक्ट्स के ऊपर सारा रोक लगा दिया। अब इस तरीके से विचार बनने लगा कि हमारी रिकमेंडेशंस को जो है वो फिर से जो है उनके ऊपर कुछ मीन में एक निकाला जाए, और अनुकूल नहीं बैठ रही हैं पावर प्रोजेक्ट्स और विकास के क्रम में, तथाकथित जो हमारी विकास की सोच है उसमें अनुकूल नहीं बैठ रही है, तो एक और कमेटी बनाई जाए। तो एक और कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने भी बोल दिया भैया सही बोला है, पिछले वाले इनको तो फिर से रिव्यू करना पड़ेगा, इनके क्लियरेंस तो सब पुराने हो चुके हैं। उस कमेटी का भी बात जो है सरकार के गले नहीं उतरी, तो फिर एक और कमेटी बनाई। तो जब तक आप कमेटी बनाते हैं, जब तक आपके मन अनुकूल जो आप चाहते हैं वो सूट ना कर जाए, और ये किया। जब तक कमेटी वही बात ना बोल दे जो सरकार चाहती है, जो सरकार चाह रही है, और सरकार फिर जिस तथाकथित विकासवादी जो ये पूरा तबका है उसके प्रभाव में जो वो चाह रहे हैं जिस ढंग से, जब तक तो वो कमेटी में उलझा रहा। वो केस आज भी पेंडिंग है। 2013 स्वतः संज्ञान लिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और हमारी रिपोर्ट पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। अच्छा। हुआ क्या, वो पेंडिंग होता रहा, कमेटी पे कमेटी बनती रही। 2021 आ गया, और 2021 में फरवरी में आपने देखा होगा ऋषि गंगा ने जो तबाही मचाई, ऋषि गंगा प्रोजेक्ट और तपोवन विष्णुगाड NTPC का प्रोजेक्ट, वही NTPC, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 7 साल तक उस रिकमेंडेशन का पालन नहीं हुआ। और क्या हुआ साहब, वो वीडियो हमने सबने देखी कि बैराज में जो है मजदूर वो भागते हुए अपनी जान उस बौखलाहट में काल के गाल में समा गए। तो इसको हम प्राकृतिक आपदा बोलेंगे, इसको हम प्राकृतिक, उनके मजदूरों के उनकी मृत्यु को क्या हम प्रकृति को उसका जिम्मेवार ठहराएंगे? जब ये बात आपके सामने थी, और इस चीज़ को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने एफिडेविट डाल के 2014 में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यस, एक्सपर्ट बॉडी ने जो है बड़ी क्रिटिकल फाइंडिंग्स को सामने लाया है, एंड दैट क्रिटिकल फाइंडिंग्स आर, उन्होंने बाकायदा हाईलाइट किया, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ पैराग्लेशियल जोन्स। तो जब ये थ्रेट आपने उजागर भी कर दिया, एक्नॉलेज भी कर दिया, तो आपने क्या किया, उन्हीं जोन्स में, उन्हीं MCT के ऊपर, उन्हीं पैराग्लेशियल जोन्स की मारक क्षेत्र में जो है आप बैठे और ये काम कर रहे हैं। और धूप खिली हुई है साहब उस दिन, 7 फरवरी का दिन, कोई आस नहीं है। और एक बांध में ऊपर 40-50 लोग बह गए, 10-15 मिनट फ्लड को वहाँ पहुँचने में नीचे तक लगा, आपका एक मैकेनिज्म सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया। तो उस समय खबर आई, किसने बचाया? एक माँ ने बचाया अपने कुछ बच्चों को वहाँ से कहते हुए, क्योंकि उसने देख लिया अपने ढंग से, जो अपने इंट्यूशन से उनको जान पड़ा, जो अपने उस तरीके से दौड़ भाग करके आवाज़ लगाकर फ़ोन करके वो कुछ लोगों को बचा पाई जो बचा पाई। तो ये बड़ी शर्म की बात है। इसीलिए जो आपने बात कहा, आपराधिक लापरवाही, वो आपराधिक उस रूप से नहीं है, वो लगातार हर चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, और जिसको कहें एक पर्दा पड़ जाए, जब हमारा लोभ लालच और उस विकास जिसको हम समझते हैं वो ऐसा छा जाए, तो फिर हम ये नहीं देखते कि हम कितना बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। 2012 में जो ये उत्तराखंड फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट बना था, उसमें प्रोविज़न था कि क्लियर डिमार्केशन होगा उसका, इसकी स्थिति क्या है? 2012 में, हाँ, मैंने कहा कि 2012 में ये फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट आया है, और एक्ट आ गया, उत्तराखंड विधानसभा से ये पास हो गया, एक्ट बन गया, लेकिन इसका क्रियान्वयन जो है इसके लगभग 5 सालों तक कुछ नहीं हुआ।
जब एनजीटी ने, जब 2013 की आपदा और तमाम होते रहे, एनजीटी में तमाम ये सब केस चलते रहे, जब एनजीटी ने इसके ऊपर सख्ती दिखाई 2017 में, तब उत्तराखंड शासन ने इसके ऊपर कार्यवाही शुरू की। और जब कार्यवाही शुरू की उस समय लगभग, जहाँ तक मेरा ध्यान है, ये भागीरथी के ये स्ट्रेच, अभी तक उत्तराखंड सरकार ने सारी नदियों के फ्लड प्लेन जोनेशन नहीं किए हैं। इस एक्ट के मुताबिक आप विगत 25 वर्ष में जो मैक्सिमम फ्लड आया है और आने वाले 100 साल में जो मैक्सिमम प्रोबेबल फ्लड है, उन क्षेत्रों को नदी के फ्लड प्लेन के रूप में चिन्हित करेंगे। ये मैंडेट है नंबर 1। नंबर 2, इन क्षेत्रों में गतिविधियों को प्रतिबंधित और नियंत्रित करोगे। ठीक है भाई, मेले लगने, टेम्पररी तुम आ जाओ, ये सब करो, कर लेंगे, पर कोई परमानेंट उसका निर्माण नहीं होगा। इस ढंग से तो वो सारे नियम होने थे। और यही मैं बताऊं कि खीर गंगा का फ्लड जोनेशन नहीं हुआ है। कुछ स्ट्रेचेस हैं जैसे भागीरथी के, अलकनंदा के, मंदाकिनी, अलग अलग क्षेत्रों में जिनके फ्लड जोनेशन हुए हैं, लेकिन कई ऐसे हैं, मुख्य नदी के हो गया, पर ट्रिब्यूटरीज जो हैं जहाँ ये पोटेंशियल थ्रेट बना हुआ है, उनका फ्लड जोनेशन नहीं हुआ। और खीर गंगा आप देखें तो सारे वैज्ञानिक, मुझे कुछ नई बात कहने की जरूरत नहीं है कि सब कह रहे हैं ये तो जो है पहले ही आपकी ग्लेशियल डेब्रीज के ऊपर बसा हुआ, तो फ्लड जोन पर है। वो पुरानी तस्वीर भी और सैटेलाइट सब दिखती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात करनी नहीं थी। लेकिन ये बात है कि तब चीज़ें होती भी हैं तो केवल इसलिए कि बस जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि बिजनेस एज यूजुअल उसको बोलते हैं, हाँ भाई नौकरी कर रहे हैं, चलो ऐसा आ गया है, लेकिन उसके पीछे एक जो सही स्पिरिट, जो मकसद, मोटिव, वो नहीं। और दूसरा मैं बताऊं कि जहाँ फ्लड जोन हो भी गए हैं, वहाँ उसकी मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिर्फ मार्क कर दिए, लोग बना रहे हैं। उत्तरकाशी में ही केस 1.5 साल से लंबित पड़े हुए हैं, भागीरथी में लोगों ने बना दिए, आपने लाल और पीले पिलर लगा दिए, और उसके बाद कोई मॉनिटरिंग, स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है जो रोके तुरंत उसको लेकर। फिर अब वो केस करें, केस डीएम साहब के यहाँ जाएं, पेंडिंग कर होता रहे, लटकता रहे, लोग अपना निर्माण कर रहे हैं। एक्चुअली मेरी डॉक्टर जोयाल से भी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो और इनफैक्ट ये बात तो आपने अपने जो ये रिसर्च पेपर जो आप लोगों का आया है, इसमें भी ये पॉइंट आउट किया है कि कई जगह सरकार क्या करती है कि सिर्फ एक रिटेंशन वॉल बना देती है, जबकि सबको पता है कि वो रिटेंशन वॉल कुछ संभाल नहीं पाएगी। और वो रिटेंशन वॉल बन जाने के बाद जो स्थानीय लोग हैं, वो एक तरह से उनको फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि ये बन गई है तो शायद हम सुरक्षित हैं, और वो मोटिवेट होते हैं, फिर अपना कोई होम स्टे खोल लेता है, कोई नई बिल्डिंग बना देता है इस चीज़ के लिए। जबकि होना ये चाहिए था कि वो नो मतलब नो, उसको क्लियर डिमार्केशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो ये रिटेंशन वॉल की बात है, ये तब हमने की थी कि जो ये धराली में बनी हुई थी। धराली में 2013 में 14 में भी ये फ्लडेड हुआ था, जो खीर गंगा है वो फ्लडेड हुई थी। तो उस समय ये एक्ट आ चुका था, और हम जानते तो रिटेंशन वॉल जो बनाना है, ठीक है, जहाँ पर फ्लड जोनेशन, मतलब जहाँ तक आपकी नदी का फैलाव है, जहाँ तक वो फ्लड आएगा वहाँ तो आप बना लीजिए, क्योंकि वो आवश्यक है कि नदी किनारे प्रॉपर्टी की कटाई जो है ना करें, तो वो उचित है। लेकिन जहाँ ये देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फ्लड जोन ही है और उसके कुछ हिस्से में हम वॉल बना दें और बाकी हिस्से में हम बसावट होने दें, तो वो तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरीके से जो है बहुत बड़ी, इसको नासमझी भी क्या कहें, इसको ये कहें कि जानबूझकर जो है वो कुएं में कूदने वाली बात है। तो ये यहाँ पर खीर गंगा के क्षेत्र में उन्होंने यही किया था कि आपने 2013-14 में रिटेंशन वॉल बना दी, आपने उसके फ्लड जोनेशन क्यों नहीं किया, और आपने वो 100 मीटर तक जो फिर लॉ था कि भाई रेस्ट्रिक्ट करना है, उसके ऊपर क्यों नहीं अड़े रहे। तो यही बात है कि आपदा आती है, हम सक्रिय होते हैं। अभी भी मुख्यमंत्री जी ने वही बातें कही हैं जो मैं 2012 के लॉ से आपको कोट कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं है, तब है। लेकिन उसको क्या विभाग और विभागों के साथ जुड़ा हुआ जो तबका है काम करने वाला, और उसके साथ अल्टीमेटली समाज, क्या वो सही स्पिरिट में ले रहा है? नहीं लेता है। अभी मेरी इस बीच जब हम ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे थे लगातार धराली और आसपास के क्षेत्र से, तो उत्तरकाशी के रहने वाले एक बहन जी से मेरी बात हो रही थी। उनका एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये था कि ऑल्दो वो उसको धर्म के एंगल से भी बोल रहे थे कि माँ गंगा की जो मुख्य धारा है, वो उसके ऊपर अपने ऊपर उसके ब्लेम नहीं आते हैं इस तरह की बड़ी जान माल के जब नुकसान होते हैं। और उनका ऑब्जर्वेशन ये था कि पिछले कई सालों का अगर हम इतिहास देखेंगे और रिसेंटली अगर पिछले 15-20 सालों का देखेंगे, तो जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जैसे इस बार खीर गंगा में आया, कभी ऋषि गंगा में आया, ये ज़्यादा नुकसान करती हैं ये वाली ट्रिब्यूटरीज़। और जबकि पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे भी हम देखते हैं अगर, तो इन ट्रिब्यूटरीज़ पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। बिल्कुल, मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं वही मुख्यतः फ्लैश फ्लड कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और वो गंगा का पूरा शरीर वही निर्माण करती हैं।
भाई कभी तो ग्लेशियर से बहुत कम पानी होता है, यही सारी नदियाँ जो है ये ला रही हैं। और ऐसा नहीं कि गौमुख के 2013 में गौमुख के ठीक पास जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी फ्लडेड हुई। तो एकदम हाँ, ग्लेशियर एकदम ब्रीच नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है, पर ग्लेशियर के ऊपर अपने संकट हैं। ब्लैक कार्बन, आज मानवीय गतिविधियों ने ब्लैक कार्बन का डिपोजिशन जिस स्तर पर ऊंचा कर दिया है, तो ग्लेशियर का अपने आप में तेजी से गलना और उसके इर्द गिर्द के क्षेत्रों में वो उसका जो है अस्थिर होना, वही तो ये सारे एवलांच और इन सबको जन्म दे रहा है। तो ये कहना कि गंगा जी, हाँ वो एक धार्मिक नज़र से वो कह रहे हैं, लेकिन ये गंगा जी का ही हिस्सा है, ये सब गंगा ही हैं। इसीलिए तो इनके नाम के आगे जाड़ गंगा, खीर गंगा, असी गंगा, सब गंगा ही है, गंगा का ही स्वरूप है। और यहाँ तक कि अगर धार्मिक बात आए तो अगर वो देखें केदारखंड, इस पूरे क्षेत्र को केदारखंड बोलते हैं। केदारखंड में कहा गया है कि जहाँ पर ये गंगा की संयोगी धाराएं गंगा जी को मिलती हैं, उस संगम में स्नान करने का महत्व तो कहीं अधिक है गंगा की। तो इन संगमों का महत्व तो कहीं अधिक है, इसीलिए ये सारी धाराएं पूजनीय हैं। और गंगा के जल में वैज्ञानिक भी एक है, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो गंगा के जल में एक बड़ा विशेष महत्व है कि बहुत तरीके के जो है, अब नीरी ने एक स्टडी किया था 2018 में, उसकी गंगा के जल में जो विलक्षणता है कि इसके जल में 19 तरीके के पैथोजेंस को जो है ये समाप्त कर दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। कभी ख़राब नहीं होता, 100 साल तक लोग जल को रख रहे हैं। अंग्रेजों ने तक ये गुणवत्ता जो है, ये विशिष्टता गंगा जल की लाई। तो वो विशिष्टता कहाँ से आ रही है? हिमालय में यही जो नदियाँ, यही जो ट्रिब्यूटरीज, जो गंगा जी का जो शरीर निर्माण हो रहा है, वो उसी से आ रही हैं। हर कोई अपने साथ एक विशेषता लाकर गंगा में समाहित कर रही है। तो ये पूरा का पूरा ये गंगा जी का ही शरीर है, ये गंगा ही है। हम थोड़ा इसके रिलीजियस और स्पिरिचुअल कोर्स पे अभी बात कर रहे हैं, तो इसी में डॉक्टर ध्यानी ये भी बताइएगा कि जैसे हम बहुत सारे पहाड़ के परंपराओं को देखते हैं, तो ये पाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जो परंपराएं स्थापित की थी, उसका प्रकृति के साथ में साम्य बहुत ज़बरदस्त था। हमने उसको भी ख़राब कर दिया है। और जैसा कि हम एक बार ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होने से पहले ये जिक्र भी कर रहे थे कि उत्तराखंड कहने को देवभूमि है, लेकिन यही एकमात्र राज्य है पूरे भारत में जहाँ पर पर्यटन और तीर्थाटन को एक कर दिया गया है, गठबंध कर दिया गया। उस प्रोविज़न के बारे में भी बताइएगा और फिर कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में भी जिक्र कीजिएगा जो हमारे पूर्वजों ने तो बहुत अच्छे से मेंटेन की थी, लेकिन हम उन्हें धार्मिक दृष्टि से भी लगातार ख़राब कर रहे हैं और अपने लिए खतरा तो पैदा कर ही रहे हैं। ये जिसकी आप आपने देवभूमि की बात छेड़ ली, और मुख्य रूप से आप मुझे पर्यावरणविद ये सब इन सब बातों से लोग संबोधित करते हैं, पर मुख्य रूप से मूल में साधक ही हूँ जी। और एक साधक जो आध्यात्मिक खोजी होता है, वो स्वतः अपनी साधना, उस आध्यात्मिक खोज के मार्ग में इन सारे सत्यों का अनुसंधान स्वयं उसके सामने आ ही जाता है, स्वयं वो उसको जान लेता है इस मार्ग में, इस साधना मार्ग में। और इस देवभूमि में जो हमारे बाशिंदे, हमारे पूर्वज जो हमेशा यहाँ बसे, और मुख्य तो ये ऋषियों की ही ये पूरी भूमि है, आप हर जगह देख लीजिए ऋषियों का ही स्थान है। तो उसी परंपरा में हमारी ये देवभूमि में हमारे पूर्वज बसे। और जब आप देवभूमि में जब आप इस प्रकृति के साथ बसते हैं और प्रकृति के साथ आपका जो है पूरा सुबह से शाम तक जो दिनचर्या और जो रहन सहन होता है, तो आपको कुछ और नया सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रकृति से स्वयं उस संवाद के जरिए आप ये चीज़ जान लेते हैं, और यही विकास है हमारी चेतना का। इसी से व्यक्ति ऊपर उठता है, और तब जो कहते हैं हमारे इस देव की, हमारा अंततः जो इस मानव जीवन का लक्ष्य है, उस सत्य का अनुसंधान करना, जो मेरे अंदर भी है, जो आपके भीतर भी है, जो इन सब के भीतर है और प्रकृति के कण कण में विराजमान है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसकी अनुभूति। कहा कि आज भी हम सब सरकारें कहती कि भारत की सबसे ऊंचा लक्ष्य मानव जीवन का यही है कि उस ईश्वर की अनुभूति की जाए अपने ही भीतर और सबके भीतर, उस ब्रह्म। ये मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य। और अन्य जितनी चीज़ें हैं वो हमारे अपने उस जीवन के रख रखाव के लिए हैं, ताकि हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ सकें। और ऐसी ही रही हमारी देवभूमि। हर कार्य, हर संस्कार आप देखिए उसी ताने बाने में रचे बसे हैं। सुबह से शाम तक माताओं बहनों के रहे, चाहे हमारे बुजुर्गों के रहे, वे जाते थे इन क्षेत्रों में। और आज भी आप इस आध्यात्मिक परिपाटी का पालन करें और उसमें रहें, तो आप जाएंगे ना, आपका मुख उस ऊंचाई पर जाते स्वयं शांत हो जाएगा। आपकी इच्छा नहीं करेगी वार्ता की, आपकी इच्छा नहीं करेगी आसपास के क्षेत्र को डिस्टर्ब करने की। आपका मित्र अगर दूर खड़ा हो, आपकी इच्छा नहीं करेगी उसे तेज आवाज़ बुला के जो है उसको पुकार लें।
आपकी इच्छा करेगी शांत बैठने की, स्वतः मन की वृत्तियाँ शांत होने लग जाती हैं। और ये हमारा नहीं, जो भी प्रकृति करे। आप कई अंग्रेज यहाँ आए, विदेशी आए, उनके आप दृष्टांत पढ़ लीजिए, उनके लेख। उन्होंने हिमालय के बारे में इस विशेषता का, देवात्मा हिमालय का जिक्र किया है। क्यों ये देवात्मा है? क्योंकि यहाँ ये सोच, यहाँ ये चेतना बसती है जो व्यक्ति को उसकी पार्थिवता से ऊपर उठाकर दिव्यता की तरफ ले जाती है, मानव को उसके अंततः उसके जो परम लक्ष्य की तरफ वो उठाती है। पार्थिवता से, मानवता से भी और ऊपर दिव्यता की ओर ले जाती है, और उसकी अनुभूति का ये स्थान रहा। इसलिए यहाँ जब हमारे पूर्वज बसते थे गांव में, उनको हर गांव का अपना देवता है, आप देखिए। उसके साथ संवाद की उनकी अपनी प्रक्रियाएं बंधी। निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं कुछ अंधविश्वास और वो उपजे, वो स्वाभाविक है, पर उस आधुनिकता, वो एक इवोल्यूशन है, एक क्रम विकास की प्रक्रिया है, वो हट सकता। पर मूल उस सत्य के साक्षात्कार का रहा, मूल उस सत्य से जुड़ने का रहा। इसलिए सबसे पहला उदाहरण आपने पूछा, उत्तराखंड के, और सरकार में भी तमाम सब लोग सुन ले और विचार करें, एक भी गांव नदी के किनारे, गाड़ गदेरों के किनारे नहीं बसा। व्यवस्था रही, ग्लेशियर, बुग्याल, जंगल, फिर गांव, फिर खेत खलियान नीचे, फिर सेरे, और फिर ये सब पूरी व्यवस्था रही। धराली भी जो कहा, धराली ये जो बसा, ये तो केवल जो कमर्शियल पर्पस के लिए मार्केट डेवलप कर लिया था, गांव सुरक्षित है। तो ये पहला, वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन पुराने गांव आप देखिए, वो सब के सब जो है स्थायी जगह, स्थायी भूमि पर बैठे हैं। वहाँ अगर कोई डैमेजेस हो रहा है तो वो हमारी अपने बेवकूफ़ी से हो रहा है, हमने ड्रेनेजेस का ध्यान नहीं दिया, हमने इर्द गिर्द खुदाई कर दी, हमने अन्य सारे किए, तो अगर ऐसे डैमेजेस देखने को मिल रहे हैं। अन्यथा प्राचीन गांव, और जहाँ भी जगह आप हैबिटेशन देखें, सड़कें गई या नीचे नदी के किनारे, वो सब के सब जो है नए हैं। तो ये पहला उदाहरण है हमारे। दूसरा, हमारे लोग जब वहाँ जाया करते थे उन देव में, आज आप देखिए बद्री केदारनाथ जब देव जाते हैं, डोलिया जाते हैं, नंगे पैर बर्फ में ले जा रहे हैं। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की पूजा शंख नाद के बिना नहीं होती, लेकिन बद्रीनाथ में शंख ध्वनि प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि भाई उच्च हिमालय क्षेत्र में ऋषिगण शांत ध्यान उसमें हैं, समाधि में हैं, उनको जो है विक्षुब्धता होगी, डिस्टर्ब होंगे, इसलिए ऐसा कार्य ना किया जाए। पुराने लोग आज भी हैं, वो रोते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों ने उन्हें सिखाया कि देखिए केदारनाथ जाओ, आपको रुकना नहीं है, और आपको मलमूत्र का भी त्याग तब करना है जब वो ऊपर पीक दिखना, आपको शिखर दिखना बंद हो जाए, जब आप नीचे आ जाएं। आपको बुग्यालों में जाना है तो नंगे पैर, जूते नहीं पहनने हैं। बुजुर्ग लोग गांव के तंबाकू खाते थे, आपको तंबाकू का फेंकना नहीं, वो जेब में रख के वापस ले आते थे। तो देवभूमि के साथ देव व्यवहार, वो सब कुछ दैवीय था, वो देव रूप था, और वो अंदर से उठाता था। और अंत में ऐसे लोग जब वो प्राण भी छोड़ते थे, तो आप देखिए कोई पूजन कर रहा है, कोई इस रूप से, कोई घूम, बड़े उस रूप में जो है उनका प्राणांत होता था, उनके प्राण विदा होते थे। आज वो सब छोड़िए, हम बड़े आधुनिक हो गए हैं, बहुत लाखों करोड़ों खर्च करके, और वेंटिलेटर पे 20-20 दिन और एक महीने रह के करोड़ों रुपए जब चले जाएं हॉस्पिटल में, तब हम प्राण छोड़ेंगे। जब अपने आप को गंवा के, और वहाँ का व्यक्ति कुछ भी ना रहे लेकिन अपने आप को पाकर अपने शरीर से विदा होता था। ये है विकास, कि उस दिव्यता की ओर बढ़ना, और उसको हम जानते थे। ये है हमारे संस्कार और ये है हमारे मूल्य। तब हम उस सत्य के साथ रहें, और इसलिए जो भी चीज़ हम करेंगे वो हार्मनी में होगा। इसलिए आज इतने लॉ और इतने कानून कोर्ट करने पड़ रहे हैं, और पूरा भारत और पूरी दुनिया, और ये सब पहाड़ और उत्तराखंड के ऊपर वो हो रहा है। ज़रूरत नहीं है साहब हमें इन सब चीज़ों की। मैं ये भी कह रहा हूँ, आप लौट जाइए ज़रा उस चेतना में जिसको आप गंवा रहे हैं। और कैसे गंवा रहे हैं? बहुत बेशर्मी से। आसुरिक हो गए हैं। आज देवभूमि में देवीय चेतना नहीं ही आसुरिक चेतना हावी है। मैं बताऊं इसका कारण, क्योंकि हर चीज़ आपने क्या कर दी, कोई चीज़ पावन नहीं, कोई चीज़ पवित्र नहीं, हर चीज़ को आपने बना दिया दाम। धाम आज बन गए हैं दाम। हर चीज़ का कमर्शियल है, बाजार बना दो, हर चीज़ को से कैसे पैसा बने। भाई लोग यहाँ आते थे कि सब कुछ श्राद्ध पिंड दान तर्पण करके कि आए वापस ना आए, क्योंकि इतनी महानता, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इसका मूल्य कुछ और है। भाई ये मूल्य नहीं है कुछ, ये जो आध्यात्मिक प्राप्ति है ये मूल्य, ये कुछ और है। आपने मूल्यांकन की दृष्टि गंवा दी। अब आपके लिए एक ही मूल्य है सब, जहाँ से पैसा बने। इसलिए उस एक मूल्य पर आप सब ले आए,
और आपने उसका परिणाम, आपको एक उदाहरण दिखा दूं मैं, कि उसको किसी राज्य ने नहीं किया और उत्तराखंड राज्य ने कर दिया, और उत्तराखंड राज्य ने उसको दर्शा दिया अपनी पर्यटन नियमावली में, नोटिफिकेशन में। उन्होंने कह दिया कि ये सब पर्यटन व्यवसाय की इकाइयां हैं, जिसमें आश्रम, ध्यान, साधना केंद्रों को भी होटल रिसोर्ट्स की लाइन में ले, एक ही डेफिनेशन क्लॉज में, एक ही डेफिनेशन सब इस एक में ले आए। सब कुछ पर्यटन कर दिया। यहाँ जो भी आ रहा है शब्द तक हटा दिया गया नए नोटिफिकेशन से, नए नोटिस। और उसके बाद जो है उसके सब्सिक्वेंट अभी इसी साल जियो जारी किया कि जो इन मंदिरों और उन सब का रख रखाव, ये सब जो तीर्थाटन धर्मस्व परिषद करती थी, उसको जो है सब पर्यटन को दे दिया गया। और उसको जो है वो तीर्थाटन, उसमें जो धर्मस्व परिषद शब्द था, अनुभाग, वो धर्मस्व शब्द भी हटा दिया गया। तो अर्थात बाय लॉ हम देवभूमि बोल रहे हैं, हर जगह अपने आप को देवभूमि के प्रतिनिधि दर्शा रहे हैं, लेकिन धरातल पर हम क्या कर रहे हैं? उस देवभूमि के नाम से हम केवल उसको इनकैश, उसको हम केवल भुनाना चाह रहे हैं। ये नीचता, मैं कहूँ ये निकृष्टता, ये पतित करना है। और इन संस्कारों और इस चेतना को पतित करना, यही कार्य, यही मूल कारण है। आध्यात्मिक रूप से, अगर धार्मिक रूप से बात करें तो यही मूल कारण होता है आपदा का। क्योंकि आपदा की जो परिभाषा है आध्यात्मिक, हमारी सांस्कृतिक परिभाषा, वो केवल बड़े 2 लाइन में सीमित है। ये आपदा नहीं है जिसको कह रहे हैं, ये तो उस आपदा के कॉन्सिक्वेंस हैं, धराली या अन्य केदारनाथ जैसे हो रहे हैं। आपदा किसको कहा गया है? आपदा कहा गया है कि जहाँ जब अपूज्य जो है, जो गलत है, उसकी प्रतिष्ठा होने लग जाए। अपूज्याम यत्र पूज्यन्ते, पूज्यानाम तु व्यतिक्रम, और जो पूजनीय हैं उसका व्यतिक्रम होने लग जाए। उसको होटल रिसोर्ट्स और आप बाजार बना दो, धामों को दाम बना दें। त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, तब वहाँ 3 बातें घटित होती हैं। दुर्भिक्षम मरणम भयम, दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये है आपदा। अपूज्य की प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं, जो गलत चीज़ है प्रतिष्ठित आप कर रहे हैं। आप 4 धाम में शराबबंदी को तैयार नहीं, आप देवप्रयाग में शराब की फैक्ट्री खोलने तक को तैयार हैं। आप पूरे के पूरे धामों को आप टाउनशिप में और बाजार में बदलने को तैयार हैं। आपने अपने तीर्थों को बाजार बना दिया है। और जो पूज्य हैं, जो सही कहें, आप जो सही बातें हैं उनको आपने कुछ भी नहीं अपनाना, उसको बिल्कुल ही तिरस्कृत करना। जहाँ ये बातें कहें वहाँ आप विकास विरोधी का जामा खड़ा कर दीजिए। यहाँ तक कि जो लोकतंत्र का मूल्य की आलोचना को स्वीकारो, आप लोकतंत्र मूल्यों को भी वहाँ दरकिनार करके वहाँ जो है आप हर तरीके के आरोप लगाने पर आमादा हो जाएं और इस तिरस्कार पर आमादा हो जाएं, तो फिर ये आपदाएं घटित होंगी। क्योंकि ये चरित्र विकास का, जिसको आप ये विकास कहते हैं, ये आसुरिक है। तो विकास और विनाश के मध्य बड़ी एक, जिसको कहें स्पष्ट और पर किंतु पतली जो रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं उस लोभ और लालच में, और उस कारण से ये सब हो रहा है। डॉक्टर दैनी, हम कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे, पॉलिसी लेवल पे और भी बात करेंगे, लेकिन इसी बात का, जिस बात का अभी आपने जिक्र किया कि विकास विरोधी का एक टैग लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैलेंस भी ज़रूरी है। मतलब पहाड़ में जिस तरह से आबाद, हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि माइग्रेशन एक बहुत बड़ा फिनोमिना है उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए। और हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो टूरिस्ट भी आता है वो जो रिलीजियस सेंटर्स हैं उनमें ज़्यादा है, जो हमारे बाकी सैटेलाइट डेस्टिनेशंस हैं उनको डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो जितनी गंभीरता से इन सब तमाम चीज़ों को लिया जाना चाहिए, जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, जो स्पेसिफिकली बताते हैं कि यहाँ नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके फिर ऑल्टरनेट्स क्या हो सकते हैं? बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? कि हालांकि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि बहुत छोटी पॉपुलेशन है जिसको ग्रीन बोनस दिया जा सकता है हिमालय के नाम पर। ऐसी क्या और चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी भी डेवलप होती जाए और इस तरह के कोई ब्लंडर्स भी पॉलिसी लेवल पे हम लोग ना करें? देखिए, अब आपने जो बात कही बैलेंस बनाने की, पहली बात तो मैं इन सब चीज़ पर कोई बहुत उस रूप से स्वीकारता नहीं हूँ। हालांकि आज एक बहस का है कि इन्वायरमेंट और विकास, इसमें जहाँ आप दोनों को विरोधी देखे हो तो वो बैलेंस बनाने में आपकी खींचातान रहेगी। विकास अपनी तरफ खींचेगा और पर्यावरण वाला अपनी तरफ खींचेगा। देखिए, बड़ी सरल सी बात है। विकास जो है वो विकास किसे कहा जाए? मैंने अभी बोला एक लक्ष्मण रेखा है जो विकास और विनाश को तय करती है। विकास क्या है? मेरे पास अपने रख रखाव के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, मुझे गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, एक साधारण फ़ोन से काम चलता है। चीज़ें हैं जिसमें मेरी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। उन आवश्यकताओं को समझना, ये विकास है।
उन आवश्यकताओं को और उस उपभोग को आप बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं और उसका कोई अंत ना, उस पर कोई लक्ष्मण रेखा ना हो, तो वो विनाश है। तो सबसे पहले तो हमें उसकी एक लक्ष्मण रेखा तय करनी पड़ेगी। आपने कहा चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, आप चारों धाम गए होंगे, चारों धाम देखे होंगे। एक लिमिटेशन है, यमुनोत्री में बड़ी संकीर्ण है, गंगोत्री में थोड़ा और बड़ा है, केदारनाथ में और बड़ा है, बद्रीनाथ में थोड़ा और विशाल है, पर सारी क्लोज एंडेड वैलीज हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं। कितने लोग आप एक दिन में भेज दें? और जब यात्रा शुरू होती है तो हमारे यहाँ होड़ होती है कि रिकॉर्ड बनाया जाए। तो फिर जब ऐसी वो बात हो तो फिर वहाँ विकास नहीं, पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि ये सब विनाश है। विकास को हम समझें, अगर अनुकूल ये हो विकास को तो सस्टेनेबल अप्रोच है जी, आजीविका वो विकास है। हाँ, लेकिन आप जो है, जो लोग जिन्होंने होटल बना दिए 50 कमरों का, 60-100, वो अब 100 कमरों के होटल का वो देखें। किसी के पास 2 कमरों का होम स्टे अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो वही तो विकास में हमने जो एक अमीर तबका है, जो होटलियर्स या अन्य सब है, कहीं एक तो वो बढ़ते जा रहे हैं और कई जो नीचे के तबके हैं वो, उनके लिए एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड के अवसर भी पर्याप्त नहीं है। मेरे पूछने का आशय भी वही था कि जब विकास हम कह रहे हैं तो उसमें स्थानीय लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ जो, इसीलिए मैंने हाँ, मैं उसी में अब सड़क विकास का एक बड़ा बुनियादी पहलू कहा जाता है सड़क। हम भी कह रहे हैं माइग्रेशन, आपने बात उठाई, आप ये बताइए जहां ये विकास और सड़क ये गए हैं, सबसे अधिक माइग्रेशन वहीं है। टिहरी बांध जो है दुनिया का सबसे बड़ा फेमस प्रसिद्ध बांध, विकास का प्रतीक है। सबसे अधिक माइग्रेशन है साहब। सबसे पिछड़े जिलों में एक आता है टिहरी बांध, टिहरी जिला। सबसे अधिक माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट आप देखिए, टिहरी की स्थिति क्यों हो रहा है। तो माइग्रेशन एक अलग, वो माइग्रेशन और विकास को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके विकास ने, जो ये प्रश्न खड़े करते हैं मैं उसी पर, आपके विकास ने ये सोच बना दी है लोगों में, उनकी चेतना में ये तब्दीली कर दी है कि विकास मतलब शहरीकरण। 2018-19 में सरकार ने बलात् एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट को यहाँ दबाया, कोर्ट कचहरी में तक, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तक। वो मूवमेंट था कि तमाम नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्रों का विस्तार हो रहा था और बहुत सारे गाँव को जो है उसमें शामिल किया जा रहा था। ग्राम पंचायतें विरोध कर रही थी कि हमें ना लिया जाए, पर उन्होंने कहा नहीं, ये विकास है, शहर बन जाओ कई जो। तो ये सोच बनाई जा रही है कि विकास मतलब शहरीकरण। आपके यहाँ अगर पोस्ट ऑफिस आ गया, बैंक आ गया, आपका स्कूल खुल गया, ये हो गया, सड़क आ गई, तो आपको नगर पालिका हो जाना चाहिए, ये विकास है। तो जब विकास की सोच शहरीकरण और उपभोगवादी हो जाएगी, कि जब ये देखा जाएगा कि आप बड़े से बड़े कंज्यूमर बन सको तब आप विकसित हो, तो फिर वो विनाश होगा, वो विकास नहीं है। तो विकास जो है वो हमें समझना होगा कि हमें उपभोक्ता की एक सीमा रेखा, अपनी आवश्यकताओं की एक सीमा रेखा वो खड़ी तय करनी होगी। इसीलिए हमने क्या बनाया, हमने कहा कि अभी इस साल तो कोई भी कैरिंग कैपेसिटी का नहीं रखा, चार धाम यात्रा में जितने मर्जी उतने जाओ। और इसीलिए रोड़े जो चार धाम परियोजना पर मैं फिर आता हूँ, हमने कहा इतनी चौड़ी सड़क क्यों, क्योंकि इतनी चौड़ी सड़क एज़ पर लॉ जो है, आपके जो गाइडलाइंस हैं, वो 10,000 गाड़ियाँ एक दिन में जा सकें उसके लिए प्रोवाइड होती हैं। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकेगा हमारे हिमालय में संभव। तो ये क्यों बने जब आपका इंटरमीडिएट 5.5 मीटर पे काम चल सकता है। ये है विकास। सड़क की मनाही नहीं, पर सड़क कितनी बने। सड़क की मनाही नहीं, पर सड़क किस ढंग से बने। वो कहते हैं सड़क काटो और नीचे फेंको, क्योंकि पैसा बहुत आया, उसमें हमारा बचेगा, सारे लोग खाएंगे। जबकि लॉ है, पहाड़ के लिए प्रोविजन है, कट एंड फिल, आप काटो और भरान करते हुए उस रोड को बनाओ सस्टेनेबल तरीके से। तो उन सब के बीच में सस्टेनेबल अप्रोच, राहुल जी, इसीलिए इस प्रश्न में कदाचित हमारा जो है ना, इस विकास के, जो हमारी विकास के पीछे जो ये लोभ, जो ग्रीड है ना, वो छिप जाती है। और वो जैसे ही बात आती, वो नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ, ये ग्रीड ही, ये विकास नहीं है। ये जिसको आज ये विकास कह रहे हैं, वो केवल और केवल ग्रीड है। विकास में एक ठहराव होता है, विकास में एक मूल्यांकन होता है, वैल्यू जजमेंट होता है। आप में कोई ठहराव नहीं, आप में होड़ है, आप में कोई मूल्यांकन नहीं, आप में केवल एक ही मूल्य है। कोई तीर्थ नहीं, कुछ नहीं, सब पर्यटक, कोई कुछ नहीं, सब कुछ दाम, सब कुछ इकोनॉमी, सारी चीज़ से बस पैसा बनना चाहिए। कल के दिन रिश्ते नातेदार भी सब पैसा बनना चाहिए, सब इसी ढंग से होंगे।
शराब, हाँ नहीं शराब बंद नहीं भाई, रेवेन्यू आ रहा है, पैसा बनना चाहिए, खनन नहीं कोई वो नहीं भाई, पैसा बनना चाहिए, हर जगह से आ रहे हैं, कुछ नहीं। और फिर उसमें हाँ क्या, हाँ हर चीज़ पैसा, फिर इस ढंग से हमारा समाज डिग्रेड, कोई मूल्य नहीं, और फिर पलायन हो गई। आप स्वर्ग बना दें वहाँ, हर स्वर्ग हैं पहाड़, पलायन होगा क्योंकि उनको दिल्ली मुंबई की चकाचौंध प्यारी है साहब, उनको उसका लालच है। आज यही बताइए, हर जगह इन क्षेत्रों में जो भी संपन्न हुए होटल रिसोर्ट्स या अच्छी नौकरियां पाके, वो तो सब यहाँ बस गए। देहरादून और आपका फ्लडेड क्यों है, देहरादून और हल्द्वानी और रामनगर और ये नोएडा गुड़गांव, हर जगह तक आप देखिए पहाड़ के। क्यों? क्योंकि और जो बहुत अच्छे कमा के रिटायर भी हो गए, वो यहीं पड़े हैं आपके वसंत विहार जैसी कॉलोनियों में। क्यों नहीं जा रहे हैं गाँव अपने? उनके गाँव में रोडें भी आ गई हैं, रोडें जा रही हैं, पलायन और तेज हो रहा है। और आप अगर एक सर्वे करिए, कुछ गाँव तो मैं भी गिना दूंगा आपको जहाँ नहीं गई है ना, और जो अपने देवों से जुड़े हुए हैं, वो आबाद हैं, वो आबाद हैं, वो संपन्न हैं। और ऐसा नहीं कि वहाँ, और कई तो विरोध कर रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ तक गांव तक रोड मत पहुँचाइए। तो ये भी एक पहलू है। तो हमें उसको देखते हुए, इसीलिए मैंने शुरू में ही ये बात कही कि अगर हमारी मंशा इस देवभूमि के, हमारा जो लक्ष्य और उस देवभूमि की चेतना और उसके संस्कारों में स्थित होकर होगी, हमें कोई ज़्यादा कोई साइंस और उसकी ज़रूरत नहीं है। हम जाने हुए हैं आधुनिकता के तौर से, हमारे पास जो उपलब्ध है, हम उस आधुनिकता का कोई विरोध नहीं है उस रूप से, लेकिन उस आधुनिकता का जो उपयोग है, उस आधुनिकता में जो हमें प्राप्त है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूप से, वो हम हमारी परंपरा और हमारी चेतना में जो संस्कार, उस विकास के, वो विकास जो मानव को पाशविकता, पार्थिवता, यहाँ तक कि मानवता से भी ऊपर उठा के दिव्यता तक ले जाने का संदेश देता है देवभूमि का, उसके लिए लगाइए। आप उसको आसुरिकता की हर चीज़, मैंने कहा ना कि कोई लिमिट ही नहीं है, बस खाने भोग, इस योग और इस देवभूमि को केवल आप भोग भूमि बनाने की तरफ अगर बढ़ेंगे तो फिर ये विनाशी होगा। आप विकास की बात मत करिए, क्योंकि विकास को लेकर पहले अपनी समझ दुरुस्त करना जरूरी है। उसकी परिभाषा, पहले उसकी परिभाषा में आपको दुरुस्त होना जरूरी है। और यहाँ तो फिर बरकत ही बरकत है। और आज आधुनिकता में जो है वो पूरी देवभूमि में, तो देवभूमि तो रही इसलिए, वहाँ तो बरकत, वहाँ तो आशीर्वाद बरसना चाहिए, हर रूप से आशीर्वाद। लेकिन अगर हम उस देवभूमि को ही व्यतिक्रम करें, उस देवभूमि के ही ऊपर जो है आघात करें, उसकी चेतना पर ही, फिर तो विनाशी होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दैनी, आपने बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर बहुत डिटेल में बात की, बहुत अच्छे से सारे पहलुओं पर लगभग बात की। बस कंक्लूडिंगली हम थोड़ी सी चर्चा इस पर और करेंगे कि ये जो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन है, ये अपने आप में एक बहुत संवेदनशील इलाका है, इसीलिए इसको डिमार्केट भी किया गया। इस तरह के और बाकी के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं हमारे उत्तराखंड के, वहाँ पर पॉलिसीज़ के लेवल पे जो बड़े ब्लंडर्स अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, अगर आप कुछ उनको पॉइंट आउट कर पाए अपने पिछले इतने लंबे समय के अनुभव के आधार पर, कि जिन ब्लंडर्स को अभी भी लगभग उसी तरह से क्रिमिनली नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और जो आने वाले समय में इसी तरह की बड़ी आपदाओं के पोटेंशियल थ्रेट्स बने हुए हैं। देखिए, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की हम बात करें तो वहाँ पर जो बुनियादी तौर से, जैसे मैंने आपको कुछ प्रोविजंस जो कोट किए, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ हिल स्लोप्स है, सड़कों का निर्माण है, क्योंकि आप ये देखिए कि धराली तो एक बहुत बड़ी घटना थी। 2021 में ऐसी एक बादल फटने की आमतौर से घटनाएं हो रही हैं ट्रिब्यूटरीज में। एक ट्रिब्यूटरी उत्तरकाशी में ठीक सटी हुई है, मुख्य जो जिला प्रशासन जहाँ बैठता है ठीक उससे कुछ ही दूरी पर, वहाँ बादल फटा और कुछ महिलाएं, बच्चे, उनमें उनका, ये अस्सी गंगा वाला नहीं, अस्सी गंगा नहीं, ये ठीक उत्तरकाशी में 2021 की बात है। अस्सी गंगा तो 2012 की बात है, ये फिर से घटित हुआ। तब मैंने विशेष रूप से ये बात बड़ी डिटेल से लिख कर दी कि भाई आप इन निर्माणों को प्रतिबंधित करो, चिन्हित करो, इन जगहों को हटाया जाए। और फिर मैंने कई बार हम ये बात उठाते रहे, उत्तरकाशी की सिविल सोसाइटी भी उठाती रही, ऐसे सारे लोग कि, और ये बार बार कहा कि भाई इसके लिए जब भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में मॉनिटरिंग कमेटी गठित है, विशेषज्ञों का दल गठित है, वो क्यों नहीं घाटी में आते हैं, क्यों नहीं ऑन द स्पॉट ऐसी चीज़ों को चिन्हित करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, और ऐसी जगह है कि कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे होटल बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बन गए जो गाड़ गधेरों के ऊपर बैठे हैं। अगले नंबर उनके हैं अब, तो अगले नंबर उनके हैं। तो 2012 उस सब के बाद से जब ये रहा, तो अगर ऐसी विजिट्स होती एक्सपर्ट्स की, पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें होता, तो कहीं ना कहीं ये चीज़
दूर कहीं ना कहीं इस पर कुछ नियंत्रण होता, इस पर कुछ लगाम लगती, ये नहीं हुई। एक भी विजिट आप बताइए, पिछले ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाया हूँ 2025 हो गया, 2012 का 13 वर्ष नोटिफिकेशन को हो गए, 10 वर्ष से कमेटी एक्टिव है केवल कागजों में, और मीटिंगें तक बमुश्किल हो पाती हैं जिसके चीफ सेक्रेटरी, जिसके स्वयं अध्यक्ष हैं। विजिट तो दूर की बात, हमारी लिखी हुई चिट्ठियाँ हैं, विजिट कराइए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि ये चीज़ें, वरना रिपीटेड फेलियर हैं ये हम खुद ही बुला रहे हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्लड जोनेशन का ही 1.5 साल से लंबित पड़े हैं, लोगों ने अवैध निर्माण कर दिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुल गया है, टूरिज्म गतिविधि हो रही हैं और आप हटा नहीं रहे हैं। तो अब बेचारा कल के दिन कोई बाहर का टूरिस्ट अगर बह जाता है तो ये सारा कर्म, ये सारा दोष किसके सर है? खुले हैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। तो मैंने कहा ना कि ये चीज़ें जो हैं, जब समाज में एक लोभ और वो रीति बन जाती है ना कि नहीं भी तो विकास है, टूरिज्म, इससे तो पैसा आ रहा है, देखो जी इससे पैसा आ रहा है, तो फिर वास्तविक अन्य किसी चीज़ का मूल्यांकन नहीं रह जाता। और तो ये इसीलिए मैं इस पर बड़ी चोट कर रहा हूँ कि जितनी भी आप चीज़ें कहें, अंत में आकर वो वहीं पर आएंगी कि क्या हम में मूल्यांकन की दृष्टि पैदा हुई, क्योंकि ये आपदाएं, ये तो कुछ समय बाद फिर से खो जाएगा। 2-4 महीने गुजरेंगे, सब गुजरेंगे, कुछ चीज़ें आएंगी, लोग बदलेंगे, इधर जाएंगे, फिर से जीवन अपनी गति पर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने उस मूल्यांकन के दृष्टिकोण को सृजन कर दिया अपने भीतर, उसमें हमने स्पष्ट लक्ष्मण रेखाएं खींच ली, तब हम इसको बचा पाएंगे। वरना आपका आसी गंगा हुआ साहब 2012 में, 2013 आसी गंगा ऊखीमठ हुआ, 2013 में केदारनाथ हुआ, फिर उसके बाद न जाने कितने सब ये होते रहे। 2020 में फिर ये, 2021 में ऋषि गंगा, 2023 में जोशीमठ, फिर ये सिलक्यारा, फिर ये सब चीज़ें होती रहेंगी। और उस होड़ में हम अपनी पहचान, परंपराएं और पुरातन चीज़ें, ये हाट गांव का जो उदाहरण अभी आप बता रहे थे, वो अपने आप में बिल्कुल, वो यही मैं कह रहा हूँ कि मूल्यांकन खो दिया। हाट गांव का आपने सही बात छेड़ी, चमोली में हाट गांव, ऐतिहासिक गांव, 1200 वर्ष का जिसका इतिहास ASI के पास दर्ज प्रमाणित है, शंकराचार्य द्वारा बसाया हुआ, कि उसके पैदल मार्ग पर कि जो लोग वहां तक न जा पाए वहां अपनी पूजा अर्पित करते थे, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो उनके द्वारा बसाया गया, उसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, THDC का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है, उसने अधिग्रहित कर दिया। किस लिए? मात्र एक डंपिंग जोन के लिए। अरे भाई, डंपिंग जोन कहीं और भी बना सकते, आप अपनी पूरी जीवंत धरोहर। और जब ये बात उठी और वो लोगों ने विरोध किया, कुछ लोग बचे थे, कुछ लोग तो इधर उधर से मैनेज हो गए, कॉम्पनसेशन और ये सब करके विस्थापित कर दिया गया। पर जब ये सारी बात हाईलाइट हुई और वो कागज सब देखे गए, तो बिल्कुल आश्चर्य कि ये बात ही छिपा दी गई कि ये तो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, वहाँ एफिडेविट देकर झूठ बोला गया कि आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का ही नहीं है। अब हाईकोर्ट में जब ये बात पहुंची तो हाईकोर्ट ने ये रोका है। संस्कृति मंत्रालय से हम गुहार लगा रहे हैं, अब वो पूरी ग्राम सभा समझ चुकी है कि ये तो हमको जो है पूरा का पूरा, जिसको कहें, हम अपने पूर्वजों की इस धरोहर से हाथ धो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं गांव के लोग। आज वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस वहीं अपने गांव में एक झोपड़ी बना के दे दो, हम अपने देवता के इर्द गिर्द रहना चाह रहे हैं। ये बात PMO तक और केंद्र मंत्रालय तक पहुंची है कि भाई कहीं और बना लीजिए। हम उस पर भी गए थे, अल्टरनेट हमने लोकेशंस दी कि आपको मलबा डालना है वहाँ डालिए, थोड़ा और खर्चा करना पड़ेगा, इस ऐतिहासिक गांव को क्यों उजाड़ रहे हैं जो लिविंग हेरिटेज है। तो ये बात है। तो वही मैंने कहा ना कि जब जहाँ जो चीज़ मूल्यवान है, अपूज्याम यत्र, जहाँ मूल्यवान जो है वो नहीं रही और अमूल्य अपूजनीय चीज़ें जो है इस ढंग से होने लग जाती हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं रखना चाहूँगा मेरे ध्यान की, ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि कई फिर ऐसे हो जाते हैं कि जो एक्सपर्ट हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो सलाहकार हैं, जो सही कान खोल सकते हैं, तो जब चीज़ें अनुकूल, आप जैसे आपदा आ गई ना, तो हर कोई को बोलने के लिए बड़ा सहज है, हर कोई 4 गालियाँ निकाल देगा, 4 जो है लांछन जो है वो ये कर देगा। लेकिन जब जिम्मेवारी की बात आती है तो वहाँ वो भी पीछे हट जाते हैं। जब ये बात आती है और कमिटीज़ बैठती हैं और जब इंटरेस्ट हावी होते हैं, 4 धाम चौड़ीकरण की बात करूं कि 300 पेज की रिपोर्ट में 299 पेज पर सारे वैज्ञानिक राजी रहे, 26 सदस्यों की कमेटी, जिसमें अधिकांश जो है उसमें 10-12 ब्यूरोक्रेट्स थे, ये सब थे वो अलग, पर जो वैज्ञानिक थे 12-13 ठोस जो वैज्ञानिक क्षेत्रों से सब ये आए, हम सबरे वैज्ञानिक। जब ये बात बैठी तो 299 पेजों में जो है सब ने खारिज कर दिया कि भाई ये तो बिल्कुल है, आपदाग्रस्त मॉडल है, ये सब है, इस तरीके से जो है लैंडस्लाइड ट्रिगर हो रही हैं, इतना डंपिंग डाल दिया, सारे चोक कर दिए जो है नाले और पानी के स्रोत, और ये सारी बातें उठा के, और इतना ग्रीन कवर हट गया, इतने पेड़ कट गए, सारा। फिर अंत में कि भाई ठीक है, कैसे हो,
इस परियोजना के मॉडल को सुधारा जाए, हमने कहा, और इसकी चौड़ाई को जो पहाड़ों के अनुकूल है उतनी रखा जाए। ओहो, इससे तो सब बदलेगा, मंत्रालय का तो पूरा का पूरा ढांचा बिखर जाएगा। ओहो, तो फिर वहाँ पर हाँ ठीक है जी, मिटिगेशन कुछ अपना लेना और ये सब कर लेना। वहाँ पर फिर वो जो बात उठी थी, वहाँ वो रीढ़ की हड्डी, वो स्तंभ केंचुआ बन गया, केंचुए की तरह तब्दील हो गया ये सब करते हुए। तो इसीलिए ये मैंने कहा, ये भी एक बड़ा प्रमुख कारण है। एक मैंने तो ये तो अभी तक तो सरकारों और उनकी नीतियों उस पर बात थी, ये दूसरा प्रमुख कारण है आप हम जैसे लोगों की, कि हम यहाँ बात कर रहे हैं पर जब हम बैठते हैं जहाँ हम कहते हैं वहाँ पर क्या बात कह रहे हैं, उन कागज़ों में क्या बात कर रहे हैं। इको सेंसिटिव जोन की मैंने बताया कि ऐसे तथाकथित पर्यावरण जब उनको कमिटीज़ में डाला जाए तो देखें कि अरे बाप रे, बड़ा हो रहा है और हमें ज़रा इसमें झेलना पड़ेगा थोड़ा कन्फ्रंटेशन और थोड़ा तपिश, तो ज़रा हम किनारे हो जाएं। तो उससे किनारा करना ही वो अपना उचित वो समझते हैं और वो सोचते हो। इसलिए इस पर बड़ा स्पष्ट कहा है। मैं फिर से देवभूमि में हम बैठे हैं और यहाँ पर आपके उसमें, तो वहाँ ये भी मैं स्पष्ट उस पर कहूँ कि ये दूसरी चेतावनी शास्त्रों में दी है कि सचिव कैसे होता है। सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन को होय वेग ही नाश। ये है कि जब कैसे होता है, बोले जब सचिव, जो हम जैसे जो आप साइंटिस्ट ये सारे सब जो सलाहकार बैठे हैं, वैद्य चिकित्सक और गुरु जो उनको परामर्श की स्थिति में जो उनके मार्गदर्शक हैं, जब ये तीन राजा के भय से प्रिय बोलने लगे केवल और सही चीज़ ना बताएं, तो समझिए राज धर्म तन तीन को होय बेग ही नाश। राज का, धर्म का, तन अर्थात स्वास्थ्य का, समझ लीजिए तीनों का जो है बड़ी तेजी से नाश की तरफ ये समाज बढ़ रहा है, जगत बढ़ रहा है। तो ये तो बड़ा सरल ढंग से समझाया गया है, पर मैंने वही कहा, ये सारे सब चीज़ों केवल उस देवभूमि की संस्कार और उसकी चेतना में स्थित होकर हमें ईमानदारी से चिंतन करना है। मंशा स्पष्ट हो जाएगी, मूल्यांकन स्पष्ट हो जाएगा हमें कैसे बढ़ना है, और वो जो एक और वो आसुरिक जरा जो ये वो है वो झड़ जाएगा और उस दिव्यता में हम स्थापित हो जाएंगे। तो फिर सारी चीज़ें सहज है, सब कुछ हमारे पास है, वो सारे रास्ते सहज हो जाएंगे, कोई बहस नहीं रहेगी। तब जो विकास होगा वो विकास यहाँ की देवीय संस्कृति और उसके साथ जो पर्यावरणीय और सामाजिक ताना बाना है उसकी बुनियाद पर होगा, उसकी कीमत पे नहीं होगा। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर दैनी, आपने समय दिया और इतनी डिटेल में सारी चीज़ें स्पष्ट तौर से बहुत क्लैरिटी के साथ में तमाम पहलुओं पर चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर ध्यानी हमारे साथ में। और जैसा कि हमने इस पिछले कुछ समय की रिपोर्टिंग में लगातार ये बात कही कि धराली में आई हालिया आपदा के बाद जो एक्शंस सरकार ने लिए, वो एक्शन वॉर फ्रंट पे तमाम विभाग और तमाम हमारे पुलिस फोर्सेस और जवान, उन सब ने उस तरह से काम किया जिस तरह से वॉर फुटिंग पे काम होता ही है किसी आपदा के बाद। लेकिन मुख्य सवाल वो है जिस पर आज विस्तार से चर्चा हुई कि हम लगातार आपदाओं के मुहाने पर जा रहे हैं या आपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई बहुत तेज़ी से एक्शंस लेके काम किए भी जा सकते हैं तो उनका प्रतिफल वही होता है जो धराली में हुआ है। उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है उस बारे में हमने विस्तार से डॉक्टर ध्यानी से चर्चा की। इसके जो जियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उस पर जियोलॉजिस्ट क्या मान रहे हैं कि किस चीज़ ने धराली को ट्रिगर किया और कैसे अन्य जगहों पर भी इस तरह के थ्रेट्स बने हुए हैं, उस पर हम कुछ जियोलॉजिस्ट से, डॉक्टर नवीन जुयाल से, डॉक्टर SP सती से आने वाले समय में इस पर चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा बारहमासा।